हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो आप लोगों को सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो हम स्टार्ट किए हुए हैं, ये यूपी टेट का मैंने मॉडल पेपर सेट किया हुआ है। तो ये मॉडल पेपर है। इसके पहले मैंने 3 पेपर आप लोगों को करा दिया था, 2017 का, 2018 का, 2020 का। जो यूपी टेट के पेपर हुए थे उसका पूरा सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन मैंने आप लोगों को करवा दिया था। तो ये फ़िलहाल जो मॉडल पेपर हमने पूरा सेट कवर किया था, तो वो एक 3 साल का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ज़्यादा एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि बीच बीच में आप लोगों को मॉडल पेपर भी डिस्कस करते हुए चलूँ। और ये वैसे क्वेश्चन हैं पर्यावरण के जो कि वनडे एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आपका गलत नहीं होगा। एक बार इसको भी आप करते रहिएगा। और बाकी आपका जो प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर तो ऐसे ही कंटिन्यू एक एक सेट करके मैं सॉल्व कराती रहूँगी। पहला क्वेश्चन है, भारत का अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तेलंगाना में, झारखंड में, उत्तराखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो ये जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। बात करें तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे नवीनतम राज्य जो है वो हमारा तेलंगाना है, जिसका निर्माण 2014 में हुआ। अगर पूछे कि तेलंगाना का स्थापना दिवस कब है, तो 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कुनैन औषधि का वानस्पतिक स्रोत क्या है? मेथा, कोको, पोस्ता या फिर सिनकोना? तो जो कुनैन है वो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कुनैन एक औषधि है, मलेरिया में इसका प्रयोग होता है और ये सिनकोना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री था? राजीव गांधी, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल या फिर गुलजारी लाल नंदा? तो जो गुलजारी लाल नंदा है वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 4 है, पर्यावरण का अजैविक घटक क्या है? तो गुरुत्व। पहला ही ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है कि जो पर्यावरण का अजैविक घटक है वो गुरुत्व है। अगर गुरुत्व ऑप्शन में न रहे तो जो खनिज है ये हो सकता है। फिलहाल जो सूक्ष्म जीव, उत्पादक और खनिज, ये तीनों जो है जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है, सर्वेक्षण का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है? स्थानीय आवश्यकताओं का समाधान ढूंढना। जी बिल्कुल। शिक्षण को व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाना कह सकते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी होता है। इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये सभी जो हैं वो सर्वेक्षण के मुख्य शैक्षिक उद्देश्य हैं। छठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी पर्यावरण शिक्षण की विधि नहीं है? सर्वेक्षण प्रोजेक्ट विधि, सर्वेक्षण विधि, भ्रमण विधि या फिर सरल विधि? तो जो सरल विधि है ये पर्यावरण की शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि सर्वेक्षण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भ्रमण विधि ये सभी जो है पर्यावरण शिक्षण के विधि के अंतर्गत आते हैं। सातवां प्रश्न है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक क्या है? तो तापमान, जल की मात्रा तथा जलवायु, ये तीनों जो हैं वो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। ये सभी जो हैं इसके भौतिक कारण हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि कुछ दिन पहले, जो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण कि पूरे उत्तर भारत में गेहूं की फसल का नाश हो गया है, नष्ट हो गया है। बहुत ही बुरी तरीके से वो फसल की हानि हुई है। तो वहाँ पर क्या था कि तापमान में अचानक गिरावट आई, तापमान कम हुआ, उसके साथ ओलावृष्टि हुई, फिर जलवायु में परिवर्तन हो गया। तो ये सभी जो है उपयुक्त सभी कारण जो हैं उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि गेहूं का मुद्दा जो इस बार उत्तर भारत में जो हमारी फसल नुकसान हुई है वो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। आठवां प्रश्न है, एक पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, वह कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि दालचीनी जो है, इसकी जो छाल है उसको हम सीधे मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि लौंग का हम फूल प्रयोग में लाते हैं। नौवां प्रश्न है, इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? तो इटाई इटाई के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कैडमियम है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला की स्थापना दिसंबर 1957 में कहाँ की गई थी? लखनऊ में, पटना में, नई दिल्ली में या फिर गांधीनगर में? तो इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में 1957 में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की प्रयोगशाला की। मैंने नदियों वाले चैप्टर में भी बताया था कि लखनऊ स्थित है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसी लखनऊ में विश्व अनुसंधान केंद्र है, इसी लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है। तो ये सभी जो है लखनऊ से स्थित है। तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? डायरेक्टली ये भी प्रश्न बन सकता है।
वहीं दिल्ली जो है वो दिल्ली को हम सभी जानते हैं कि यमुना नदी के तट पर अवस्थित है गंगा। और गांधीनगर तो गुजरात में है और जो पटना है वो पटना हमारा बिहार की राजधानी है। 11वां प्रश्न है, कोर्ट, निजी कार्यालय तथा पुस्तकालय में जो ध्वनि है वो कितनी होनी चाहिए? तो 40 से 45 डेसिबल, सी ऑप्शन करेक्ट है कि लाइब्रेरी वगैरह में ध्वनि जो है 40 से 45 डेसिबल तक होनी चाहिए। 12 नंबर प्रश्न है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 29 नवंबर को, 5 अक्टूबर को या फिर 3 दिसंबर को? तो वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मतलब भारत का बर्ड मैन किसे कहते हैं या फिर जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन। इनको तो कृषि वैज्ञानिक के अंतर्गत रखा जाता है, कृषि वैज्ञानिक है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष कहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जल पुरुष कहे तो राजेंद्र सिंह। सलीम अली को जो है जानते हैं हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण किसके मेल से बनता है? वायु से, जल से, वनस्पति से या फिर उपरोक्त सभी से? तो ये जो है उपरोक्त सभी से प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण जो है बनता है। 15 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स एक मृदा विहीन कृषि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है, अशोक महान ने पेड़ लगवाए थे पुण्यार्थ के लिए, लोक हितार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए या फिर लाभार्थ के लिए? तो जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्होंने जो पेड़ लगवाए थे वो लोक हितार्थ के हित के वजह से पेड़ों को लगवाया था। 17 नंबर प्रश्न है, और यहीं पूछ ले कि महान अशोक सम्राट की जयंती कब मनाई जाती है? तो 29 मार्च को इनकी जयंती को मनाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर, फ्रेडरिक जेटरन या फिर डाउन्स या फिर पोलर? तो कार्ल रिटर जो है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक है या फिर जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? सिर्फ वहाँ पे पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। मालद्वीप, सागर द्वीप, करजन द्वीप या फिर नजरा द्वीप? तो जो करजन द्वीप है ये केवल और केवल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो मालद्वीप है ये मालद्वीप एशिया का सबसे छोटा देश अगर पूछे तो ये एशिया का सबसे छोटा देश है मालद्वीप। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा या फिर राजाजी नेशनल पार्क? तो जो पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछे कि भारत का पहला बाघ अभयारण्य क्षेत्र कौन सा है तो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क इसका उस समय नाम था और उसके बाद इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा जो नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हुआ है, ये ठीक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच से होकर बहती है। इस वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क के नाम पर रख दिया गया है। तो अगर इसका वर्तमान नाम पूछे तो रामगंगा और प्राचीन नाम पूछे तो हैली नेशनल पार्क है और ये जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप, स्ट्रोम्बोली, किलामो या फिर उक्त सभी? तो ये सभी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। जो बैरन द्वीप है ये अंडमान निकोबार में स्थित है और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 21 नंबर प्रश्न है, अल्लाह का बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर राजस्थान में? तो गुजरात में स्थित है अल्लाह का बांध। 22 नंबर प्रश्न है, NEA से क्या तात्पर्य है? तो ये जो है नॉट इंजीनियरिंग एक्ट, NE मीन्स नॉट इंजीनियरिंग एक्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व विरासत सूची में शामिल है पश्चिमी घाट? जी हाँ। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ये भी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये सभी जो हैं उनको विश्व विरासत सूची में रखा गया है।
24 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो इंडो बर्मा जो है वो भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपुरी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? तो जो शिवपुरी अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। शिवपुरी एक जिला है मध्य प्रदेश का जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रमुख भाग हैं। तो इनमें से कौन से स्थलीय परितंत्र के भाग है? तो वन जो है स्थल पे पाए जाते हैं, घास के मैदान है, मरुस्थल भी हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि उपर्युक्त सभी। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक गैस के भंडारण किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो ये जो है मुंबई के तटीय क्षेत्रों में तथा कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। तो ए और बी दोनों जगह पर मैक्सिमम पाए जाते हैं प्राकृतिक गैस के भंडारण। तो ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न है, बायोमास की क्या स्रोत हैं? तो बायोमास के स्रोत जो हैं वो सीवेज अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि व घरेलू अपशिष्ट। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी जो है वो बायोमास के उदाहरण है, बायोमास के स्रोत हैं। 29 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन असमाप्य स्रोत है? पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोल या फिर कोयला? दिस मीन्स कि इनमें से कौन सा समाप्त होने वाला स्रोत नहीं है? तो जो पवन ऊर्जा है वो जो है समाप्त होने वाले स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि परमाणु ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला ये सभी जो है समाप्त हो सकते हैं, लेकिन पवन ऊर्जा से उत्पन्न जो भी चीज़ें अगर हम पवन ऊर्जा से जनरेट करते हैं तो वो समाप्त नहीं हो सकती हैं। 30 नंबर प्रश्न है, कौन से पौधे अपना भोजन जीवों के शरीर के मृत एवं सड़े गले भागों से प्राप्त करते हैं? तो उनको जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कौन से पौधे नहीं, कौन से जीव अपना भोजन जो है जीवों के सड़े गले से प्राप्त करते हैं? उनको हम कहते हैं मृतोपजीवी। और स्वपोषी पौधों को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सहजीवी उनको कहते हैं जो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे से लाभ उठाते हैं, जैसे भैंस और बकुला, जैसे कि वो भैंस और बकुला। और परजीवी उन्हें कहते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इस तरीके से ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में नेक्स्ट टाइम में आने की संभावना है। और ये सभी वैसे क्वेश्चन हैं जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप भी जब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा, खुद आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न ही यूपी टेट के इन्वायरमेंट में बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।